एमएससी थर्ड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं आईडीएम प्रैक्टिस इन कॉटन। सारे फार्म में इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यदि वहाँ कोई डिजीज़ प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी बेसिक डिजीज़ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिजीज़ होने को कम कर देती है। यह पता होना जरूरी है कि कौन सी डिजीज़ उपस्थित है और फार्म में जो एरिया है वहाँ पर कहाँ हो सकती है, जिससे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर उनकी उग्रता को कम किया जा सके। ग्रोअर्स और एग्रोनोमिस्ट स्वयं अर्ली और लेट सीजन डिजीज सर्वे कर रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। फार्म स्टाफ को भी जैसे ही क्रॉप पर कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। आशंकित डिजीज़ के बारे में और उसके पैथोजन स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट पैथोलॉजी से कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब पैथोजन कंट्रोल, इसके लिए कम क्लीन गो क्लीन, यानी कि जो प्रिवेंशन है वो बेटर है क्योर से, इलाज से जो है रोकथाम ज़्यादा बढ़िया है। किसी भी पैथोजन को फार्म में एंट्री की रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि मशीनरी और व्हीकल्स मूवमेंट को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कि मशीनरी और या व्हीकल का क्लीन मूवमेंट हो, जिससे कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में पैथोजन न पहुंच सके, यानी कम क्लीन एंड गो क्लीन रिक्वायरमेंट होती है कंडीशन ये। फिर सेकंड है कंट्रोल अल्टरनेटिव होस्ट एंड वॉलंटियर्स। इसमें होस्ट फ्री पीरियड जो है इम्प्लीमेंटेशन से डिजीज़ इनोकुलम को कम कर देना चाहिए, या डिजीज़ इनोकुलम हो ही नहीं पाता है और डिजीज़ एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी कि अल्टरनेटिव होस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। फिर है क्रॉप रेसिड्यूज़। इन्फेक्टेड क्रॉप पार्ट्स को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो पैथोजन है सब्सिक्वेंट जो क्रॉप है उसमें और ना फैल सके। क्रॉप रोटेशन डिजीज़ मैनेजमेंट के अंतर्गत फसल जो मेन क्रॉप है उसको नॉन होस्ट क्रॉप के साथ अल्टरनेशन में बोना चाहिए, यानी कि क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जो पैथोजन है वो दूसरे सीज़न में क्रॉप पर न जा सके, डिजीज़ रिड्यूस हो जाए। इंसेक्ट वेक्टर्स, अब कुछ जो डिजीज़ हैं वो वायरस के द्वारा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती हैं, उसे रोकने के लिए इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये जो इसकी कंट्रोलिंग जो प्रैक्टिस है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है मैनेजिंग द होस्ट क्रॉप। जो हेल्दी क्रॉप है डिजीज़ के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर दिखा सकती है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सीडलिंग विगर काम में लिए जाते हैं और क्रॉप में एक बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए, और स्पेशली विद नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। और उस इन दोनों की नाइट्रोजन और पोटेशियम की डेफिशिएंसीज और जो एक्सेसिवनेस है वो जो है डिजीज़ डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इसलिए इनका जो है निश्चित मात्रा में ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस वेराइटीज़।
इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का बहुत योगदान है और इसके लिए ऐसी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, अल्टरिंग ग्रो और प्लांट स्पेसिंग, चेंजिंग इरिगेशन मेथड और फ्रिक्वेंसी और चेंजिंग सोइंग डेट जो है ये एनवायरमेंटल कंडीशंस में मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है और इन्फेक्शन के और डिजीज़ स्प्रेड को जो है उसे कम करती है। नेक्स्ट है प्लांटिंग, फर्टिलाइज़र्स का जो है केयरफुली यूज़ और हर्बिसाइड्स का यूज़ बेड्स में प्लांट रूट्स को डैमेज करने में रोक देता है। फील्ड में गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। कॉटन के लिए एक आइडियल सॉइल टेम्परेचर जो 16 से 28 डिग्री सेल्सियस है होना चाहिए। कम टेम्परेचर होता है तो स्लो इमर्जेंस होती है और सॉइल में पैथोजन का अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जैसे ब्लैक रॉट ऑफ पैथोजन एंड इंसेक्ट्स की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक संभव हो प्लांटिंग थोड़ी देर से करनी चाहिए जब तक कि कंडीशन जो है थोड़ी सूटेबल हो जाए। इरिगेशन शेड्यूल, इरिगेशन का शेड्यूल का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी ध्यान से नहीं दिया जाता तो रूट सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वाटर लॉजिंग भी अवॉइड कर देनी चाहिए, पर्टिकुलरली लेटर इन सीज़न जब टेम्परेचर बहुत कूल हो। नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट। हाई प्लांटिंग रेट यद्यपि सीडलिंग की डेथ रेट को कम कर सकती है, डेथ रेट की क्षतिपूर्ति कंपनसेट कर सकती है, बट ये जो है बैक्टीरियल, लेकिन डेंस कैनोपी जो है वो बैक्टीरियल ब्लाइट या अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट एंड बॉल रॉट्स आदि के डेवलपमेंट को भी फेवर करती है। इसलिए रैंक ग्रोथ और डेंस कैनोपी को निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन का यूज़ करते हुए और वाटर का यूज़ करते हुए और रिक्वायर्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ करते हुए अवॉइड करना चाहिए। जो अर्ली प्लांटिंग डेट है या लेट हार्वेस्टिंग पीरियड है ये भी कई डिजीज़ प्रॉब्लम्स का कारण बनता है और ऐसी फील्ड्स जहाँ पर फ्यूजेरियम विल्ट उपस्थित है तो वहाँ पर रो कल्टीवेशंस को अवॉइड करना चाहिए सीडलिंग स्टेज के बाद। नेक्स्ट है आईडीएम प्रैक्टिस इन ग्राउंडनट, जिसमें कल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ ग्राउंडनट डिस्कस करते हैं हम। इसमें पहला है सिलेक्शन ऑफ फील्ड एंड लैंड प्रिपरेशन। ग्राउंडनट आफ्टर ग्राउंडनट इन द सेम फील्ड नहीं की जाती है क्योंकि इससे क्या है डिजीज़ और इंसेक्ट्स जो पेस्ट हैं वो मिट्टी में रह जाते हैं। ग्राउंडनट जो है क्रॉप रोटेटेड की जाती है एक वेल फर्टिलाइज्ड सीरियल क्रॉप से। आइडियल जो ग्राउंडनट सॉइल है वो उसमें वेल ड्रेनेज सिस्टम होता है, वेल और लाइट कलर की होती है, जिसमें सैंड है, लोमी सैंड या सैंडी लोम टेक्सचर है और पीएच जो है मेंटेन किया जाता है 6 से 6.3 के बीच में, ताकि प्लांट्स को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकें। फील्ड जो है पूरी तरह स्टबल एंड प्लांट रेसिड्यू जो प्रीवियस क्रॉप के प्लांट रेसिड्यू है उन्हें साफ़ कर दिया जाना चाहिए और अनडिकम्पोज्ड प्लांट रेसिड्यू जो है वो भी डिजीज़ कॉजिंग सॉइल बॉर्न फंजाई की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्हें जो है साफ़ कर दिया जाना चाहिए। लैंड प्रिपरेशन के लिए वेरी डीप प्लॉइंग अवॉइडेड है।
ग्राउंडनट जो है वो फ्लैट बेड्स पर या जो रेज्ड बेड्स हैं जो फरों के द्वारा सेपरेट होती हैं उन पर बोया जा सकता है। ये देखिए, ridges and flat beds, easy drainage of excess water, avoid compaction of seed beds and facilities field operations. Next है selection of variety, improved red preferred cultivar का यूज़ किया जाना चाहिए और क्रॉपिंग सीज़न में जो है को ही सिलेक्ट करना चाहिए बोने के लिए और डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ यूज़ की जानी चाहिए। कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक ग्रोइंग सीज़न में ही ग्रो करती हैं। जैसे राजस्थान में उगाई जाने वाली वैरायटी और कर्नाटका में इस तरह की वैरायटी उगाई जा रही है और गुजरात में, महाराष्ट्र में। क्वालिटी ऑफ सीड, सर्टिफाइड सीड ही परचेज़ करने चाहिए जो प्योर हों, अनडैमेज्ड हों, फुली डेवलप्ड हों, हेल्दी हों और जर्मिनेशन पावर जिनमें 90% की हो, ऐसे यूज़ किए जाने चाहिए। पर जर्मिनेशन टेस्ट करके भी उन्हें देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल प्रैक्टिस, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स का प्रॉपर यूज़ किया जाना चाहिए। स्पेसिंग, सोइंग डेप्थ एंड सीड रेट का ध्यान रखना चाहिए। सोइंग मेथड, सीड ड्रिल से सीड जो है बोने चाहिए, जैसे कि सोइंग तेज़ी से होती है और तेज़ी से इमरजेंस होती है और यूनिफॉर्म प्लांट जो है दिखाई देते हैं। इंटर कल्टीवेशन एंड वीड मैनेजमेंट, ये ज़रूरी है कि ग्राउंडनट फील्ड को क्रॉप निकलने के 45 अप टू 45 डेज तक जो है वो वीड फ्री रखना चाहिए। ऐसे इसके बाद भी जो है वो वीड्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स जैसे पेंडी मिथालीन या का स्प्रे किया जाना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर के लिए के ड्रेनेज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि रेन वाटर जो है वो फील्ड में खड़ा नहीं रहे। इरिगेटेड क्रॉप, स्प्रिंग सीजन क्रॉप्स जो हैं वो फुली इरिगेटेड की जाती हैं। इरिगेशन का ध्यान रखना चाहिए। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए या जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है रेजिस्टेंट कल्टीवर्स का यूज़ किया जाना चाहिए। कल्चरल या केमिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल्स का यूज़ किया जाता है और ग्रोइंग रेजिस्टेंस टॉलरेंट कल्टीवर्स जो है बहुत अधिक प्रभावी हैं और इकोनॉमिकली भी यूजेबल हैं। थैंक यू।